रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ मोहम्मद जुनेद सऊ, लेक्चर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एफपीएससी लेक्चर केमिस्ट्री मेल पेपर जो 8 अगस्त को कंडक्ट हुआ। स्टूडेंट्स, इसमें एक बात याद रखिएगा कि आई हैव कलेक्टेड सम क्वेश्चंस फ्राम डिफरेंट सोर्सेज एंड फ्राम डिफरेंट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एरर और ओमिशन इन द स्टेटमेंट और ऑप्शन पॉसिबल है। तो आप लोगों ने अगर पेपर सॉल्व किया है, आप एफपीएससी एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं, तो आपने एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो है क्वेश्चंस की विद द ऑप्शंस आपने नीचे कमेंट के अंदर आपने सिंगल कमेंट में आपने वहाँ पे मेंशन करना है। और जितने भी क्वेश्चंस आपको याद हैं आप उस कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, ताकि हम इसको एक अच्छी फ़ाइल प्रिपेयर करके आप लोगों के साथ पीडीएफ फॉर्म में इस कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को आपके साथ शेयर कर सकें। ओके स्टूडेंट, इसके साथ साथ आपको साथ शेयर करता चलूँ कि हमने इससे पहले कंप्लीट फ़ीमेल लेक्चर केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व किया जो 8 अगस्त को कंडक्ट हुआ। उसकी कंप्लीट पीडीएफ फाइल विद द करेक्ट की वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, और उसका सॉल्यूशन का लिंक भी दे दिया है। आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी वॉच कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसी डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है। आप उस चैनल को जो है वो ज्वाइन कर लें, उसको फॉलो कर लें। आपको कंप्लीट अच्छी गाइडलाइंस, डायरेक्शंस और कंप्लीट जो गाइडेंस है वहाँ पे आपको मिलेगी अपडेट्स। और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सेशन फ्रॉम 25 अगस्त फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसएसटी और लेक्चर एग्ज़ाम्स फॉर एफपीएससी, पीपीएससी, केपीपीएससी, एसपीएससी के लिए डिफरेंट एग्ज़ाम के लिए हमारा सिंगल सेशन होता है। आपको किसी और सेशन में जाने की ज़रूरत नहीं होती। आपको कंप्लीट डाटा, केमिस्ट्री पोर्शन, बीएड का पोर्शन, इंग्लिश पोर्शन और उसके साथ साथ आपको जनरल पोर्शन, जनरल नॉलेज, बाकी सारे पोर्शन आपको यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। और जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं या स्टेटमेंट्स में कोई चेंज आपको नज़र आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, ताकि हम इसको एक अच्छी फ़ाइल के साथ इसको प्रिपेयर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक बात नोट कीजिएगा यहाँ पे स्टूडेंट कि केमिस्ट्री लेक्चर केमिस्ट्री मेल और फीमेल के पेपर में जो केमिस्ट्री का पोर्शन था वो डिफरेंट था, जबकि पेडागोजी का पोर्शन और इंग्लिश का पोर्शन दोनों केसेस में वो सेम था। तो आई हैव कलेक्टेड ऑलमोस्ट 20+ क्वेश्चंस और उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम? आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के मिक्सचर को हम कहते हैं थर्माइट। दिस इज़ कॉल्ड थर्माइट। ये एक जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। विच पॉलीमर इज़ बायोडिग्रेडेबल? काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आई थिंक ये पास पेपर से भी ली जा चुकी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है वो है PHBV। कौन सा पॉलीमर है स्टूडेंट? PHBV। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे देखें तो PHBV जो है, यहाँ अगर हम इसको डिस्कस करें, PHBV स्टैंड्स फॉर, इसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट्स को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। दिस इज़ दी कम्बिनेशन। इस तरह साथ साथ अगर हम देखें तो PAN जो है दिस इज़ नोन एज पोली एक्रिलोनाइट्राइल, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और उसके साथ साथ PTFE पोली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन जो है ये भी नॉन जो है वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। तो करेक्ट ऑप्शन सी है यहाँ पे। फार्मूला ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम जिन्होंने हमारा मॉक टेस्ट सुना है उसमें भी ये MCQ एज इट मैं दे चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3, फार्मूला ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है B3N3H6। ये बिल्कुल इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है या बोराजीन भी हम कहते हैं, क्योंकि ये बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे बोरॉन एटम होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन होता है। इस तरह यहाँ पे बोरॉन होता है, यहाँ पे बोरॉन और यहाँ पे क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। और हर एटम के साथ एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा होता है। तो इसमें टोटली जो है 3 बोरॉन एटम्स होते हैं, 3 नाइट्रोजन के एटम होते हैं और 6 जो है यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए बनेगा। दिस इज द करेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्वेश्चन पूछा गया कि डेंसिटी ऑफ विच ट्रांजिशन मेटल इज़ हाई? सबसे हाईएस्ट किसकी होती है? तो इन तीनों में से देखें तो ऑस्मियम जो एलिमेंट है इसकी बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, रिपीटेड भी है। ऑस्मियम, और ऑस्मियम की जो डेंसिटी होती है वो आलमोस्ट अगर आप कह लें कि ये 22.59 जो है वो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी डेंसिटी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। देन क्वेश्चन पूछा गया कि विच इज़ अ वीकेस्ट एसिड? इनमें से कौन सा जो है वो वीकर एसिड है या लेस एसिडिक स्ट्रेंथ जिसकी मौजूद है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ए है, HClO2।
एक बात याद रखिएगा कि एसिड की स्ट्रेंथ, दिस इज़ बेसिकली हमारे पास एसिड की स्ट्रेंथ अगर देखें तो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है, या तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन पे डिपेंड करती है या फिर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दी हैलोजन पे डिपेंड करती है। जितना हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर होगा वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होती है वो उतना ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, यहाँ पे Cl की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो लेस है एज़ कम्पेयर टू दी HClO3 HClO4, तो इस केस में जो है दिस इज़ द वीकर एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस विच इज़ द कांस्टेंट, तो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट होता है, जिनमें प्रेशर कांस्टेंट होता है उसको एसोबोरिक प्रोसेस कहते हैं, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसको एसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं, और जिसमें हीट कांस्टेंट होती है उसको एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, बिल्कुल वैसे ही पूछा गया है, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए डिफरेंट हैलोजन उसने दे दिए हैं, HClO4 HbRO4 HiO4। तो स्टूडेंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे दो फैक्टर जो हैं आप डिस्कस करते हैं, या तो आप डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका ग्रेटर होगा उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा या स्ट्रेंथ उसकी ग्रेटर होगी, या फिर दूसरा फैक्टर हम डिस्कस करते हैं कि हैलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन। तो यहाँ पे देखें तो सारे के सारे मालिक्यूल HClO4, यहाँ पे हर हैलोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है, दिस इज द +7। इस केस में देखें तो यहाँ पे भी +7 है, ये भी +7 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर को तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, अब आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होगी वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, तो यहाँ इस केस में जो है वो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू दी ब्रोमीन एंड आयोडाइडाइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए बनेगा, 7 का ए ऑप्शन है। इसके साथ साथ और क्वेश्चंस हैं जिसके ऑप्शंस मुझे नहीं मिल सके, तो इस तरह के क्वेश्चन थे, आपके माइंड में आपने देख लीजिएगा। तो मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन पूछा गया कि ज्योमेट्री ऑफ IF6, यह हो सकता है यहाँ पे शेप पूछी गई हो या स्ट्रक्चर का पूछा गया हो, तो बस आपने समझ लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी की चेक कर लेनी है। तो यहाँ पे देखें IF7 है, अगर इसको शॉर्ट फार्मूला से डिस्कस करें तो इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1/2, और ये आयोडीन है सेंट्रल एटम, तो ये 7th ग्रुप से बिलोंग करता है, 7 प्लस मोनोवेलेंट एटम फ्लोरीन के 7 है, तो दिस इज दी 7। तो 14 को 2 पे डिवाइड करें तो वैल्यू आती है 7, और जो 7 वैल्यू होती है इसको कहते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी, और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं पेंटागोनल बायपैरामिडल। इसकी ज्योमेट्री जो है अगर हम देखें, ज्योमेट्री क्या बनेगी, पेंटागोनल बायपैरामिडल, दिस इज द ज्योमेट्री। अगर ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया है तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, पेंटागोनल बायपैरामिडल। और इसकी जो शेप या स्ट्रक्चर होती है वो भी यही सेम होती है, क्योंकि इसमें कोई लॉन पेयर मौजूद नहीं है। तो शेप एंड ज्योमेट्री इसकी क्या होती है, पेंटागोनल बायपैरामिडल होती है। तो 8th क्वेश्चन है। नेक्स्ट पूछा गया डाइपोल मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो कार्बन डाइसल्फाइड की कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होती है, लीनियर स्ट्रक्चर होती है, और इस केस में जो इसका डाइपोल मूवमेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ये नोट कर लें, इन केस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड द डाइपोल मूवमेंट इज 0। देन क्वेश्चन पूछा गया ज्योमेट्री ऑफ XeF4, यहाँ पे ज्योमेट्री पूछा गया या शेप पूछा गया, ये स्टूडेंट एग्जैक्ट स्टेटमेंट स्टूडेंट ही बता सकते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। देखें इसका भी शॉर्ट फार्मूला लगाएं तो 1/2 हैलोजन नोबल गैस है, तो 8th ग्रुप से बिलोंग करती है, तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और मोनोवेलेंट एटम 4 हैं, तो ये टोटल 12 को 2 पे डिवाइड करें तो 6 वैल्यू आती है। और 6 के केस में हम हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं sp3d2, क्या लिखते हैं, sp3d2। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दिस इज़ दी, जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। क्या ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अगर तो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द ज्योमेट्री ऑफ XeF4, तो वो ऑक्टाहेड्रल होती है। अगर पूछा गया कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है या शेप कैसी होती है, तो उस केस में हम ड्रा कर सकते हैं कि देखें ऑक्टाहेड्रल है, 4 जो है इसमें बॉन्ड पेयर्स हैं, तो दिस इज दी Xe, इस तरह की इसकी शेप होती है। ऑक्टाहेड्रल के केस में हमने पढ़ रखी है। अब 4 जो है हमारे पास बॉन्डेड एटम्स हैं, तो 4 फ्लोरीन एटम इस पोजीशन पे आएंगे, दिस इज दी पोजीशन, और यहाँ पे ये 2 जो हैं वो लोन पेयर बच जाएंगे। यहाँ पे देखें जब हम शेप की बात करते हैं तो लोन पेयर को डिसअपियर करते हैं, तो उस केस में जब इस लोन पेयर को और इसको डिसअपियर करेंगे तो उस केस में जब आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्क्वायर प्लेनर शेप नज़र आ रही होगी। तो इसकी जो शेप है इस स्ट्रक्चर की, दैट इज़ दी स्क्वायर प्लेनर। कौन सी है,
स्क्वायर प्लेनर जो है इसकी शेप है, या आप इसको कह लें कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ XCF4। ओके स्टूडेंट, तो ये आपने देख लेना है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए कि यहाँ पे ज्योमेट्री पूछी गई है या शेप पूछी गई है, जो स्टूडेंट्स FPSC एग्जाम में अपीयर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ज्योमेट्री ऑफ SO2। SO2 की ज्योमेट्री, इस पर भी शॉर्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये शॉर्ट फार्मूला यूज़ करके आप ऑलमोस्ट ऑल द टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, उनकी शेप, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। तो 1/2 यहाँ पे सेंट्रल एटम में सल्फर है, 6 ग्रुप से बिलोंग करता है, देयर इज़ नो मोनोवेलेंट एटम। तो 6 को 2 पे डिवाइड करें तो 3 आंसर आता है, तो इसका मतलब है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सी ज्योमेट्री होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। अगर यहाँ पे ज्योमेट्री पूछी गई है तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर यहाँ पे शेप पूछी गई है तो फिर उसकी वी शेप या आप कह लें कि बेंट शेप होती है। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। दिस इज़ द 2 बॉन्डेड एटम्स हैं, तो ये है, और यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, तो इस तरह की। तो जो इसकी शेप है, लोन पेयर को आप छुपा लें, आपकी शेप इस तरह की बन रही है, बेंट शेप या वी शेप है। ठीक हो गया स्टूडेंट। इसके साथ साथ पूछा गया कि एक कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स दिया गया है, इसकी ज्योमेट्री पूछी गई है। तो देखें, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स के केस में जो हम ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं या हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर कर रहे होते हैं। तो इस कम्प्लेक्स में देखें तो निकल के केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है, 4CN ग्रुप मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है, और 4 के केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कौन सी होती है? sp3 भी हो सकती है और dsp2 भी होती है, मैंने ये पढ़ रखा है। लेकिन यहाँ पे देखें तो जो Cn है, यहाँ पे जो Cn है दिस इज द स्ट्रॉन्गर लिगेंड, और ये इनर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन देता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा इस कम्प्लेक्स में वो है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो आपकी, आप देखें तो इस केस में जो ज्योमेट्री बनेगी वो बनेगी स्क्वायर प्लेनर। कौन सी ज्योमेट्री है? स्क्वायर प्लेनर जो है इस कम्प्लेक्स की ज्योमेट्री है, स्क्वायर प्लेनर। और यहाँ पे निकल पे जो चार्ज है वो +2 चार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई विलियमसन सिंथेसिस से रिलेटेड था। ये किस लिए यूज़ होता है? तो बेसिकली ये ईथर की प्रिपरेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इन दी फर्स्ट स्टेप हम न्यूक्लियोफाइल जनरेट करते हैं। कैसे जनरेट करते हैं? वो हम अल्कोहल लेते हैं, C2H5OH लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, सोडियम के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो इसके रिज़ल्ट में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनता है, C2H5ONA, इस तरह का न्यूक्लियोफाइल बनता है। फिर इसका रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, C2H5Br। यहाँ पे देखें दिस इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला पार्ट जो है इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, और सोडियम ब्रोमाइड बन जाता है। तो इसके रिज़ल्ट में आपको मिलता है जो कंपाउंड मिलता है वो मिलता है C2H5O, C2H5। तो बेसिकली यहाँ पे ईथर बनता है इन केस ऑफ विलियमसन से, बहुत ही फेमस रिएक्शन है। देन क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14। इस तरह कोई क्वेश्चन था कि साइक्लोहेक्सानोल की जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं विद द नाइट्रिक एसिड और हीट अप करते हैं तो इसके रिजल्ट में कौन सा कंपाउंड बनता है? ये फिर ऑप्शन पे डिपेंड करता है। आप लोग ऑप्शन ज़रूर मेंशन करें कि कौन कौन से ऑप्शन थे। देखिए, जब साइक्लोहेक्सानोल की नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो ये बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप्स के प्रोडक्ट में बनते हैं। सबसे पहले हमें साइक्लिक हेक्सानोल है, ये कन्वर्ट होती है किस में? ये कन्वर्ट हो जाती है साइक्लोहेक्सानोन में। किस में? साइक्लोहेक्सानोन में कन्वर्ट होती है। फिर उसके बाद इसका मैकेनिज़्म परफॉर्म होता है HNO3 की प्रेजेंस में। तो फाइनल जो प्रोडक्ट हमें मिलता है इसके रिज़ल्ट में वो एडिपिक एसिड मिलता है। तो ये ऑप्शन में चेक कर लें कि कौन सा ऑप्शन मौजूद था। एडिपिक एसिड यहाँ पे बेसिकली हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, या फिर आप कहें साइक्लोहेक्सानोन। क्वेश्चन पूछा गया 15, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं लेक्चर्स के अंदर, नोट्स के अंदर। सेल कांस्टेंट का यूनिट होता है L/A। क्या होता है? दिस इज द फार्मूला ऑफ सेल कांस्टेंट, लेंथ ओवर स्क्वायर, वायर की जी लेंथ और उसका जो है एरिया। तो लेंथ का यूनिट होता है, अगर आप मीटर में लेते हैं आपने देखना है कि कौन कौन से ऑप्शंस मीटर में थे या सेंटीमीटर में थे, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको देखना है। अगर मीटर के अकॉर्डिंग है तो मीटर ये बनेगा मीटर का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, तो पर मीटर इसका आंसर आ जाएगा। और अगर सेंटीमीटर में वैल्यूज़ थी तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो पर सेंटीमीटर बनेगा। तो बेसिकली यहाँ पे पर मीटर और पर सेंटीमीटर जो है दीज आर द यूनिट सेल ऑफ कांस्टेंट, ये यूनिट है सेल कांस्टेंट के।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रोटॉन नंबर 2 इज़ डिक्रीज्ड इन विच डिके। जब आपके पास कोई एक्स एलिमेंट है, कोई भी न्यूक्लिया है, और जब इनमें से एक अल्फ़ा पार्टिकल इमिट होता है, तो हमें पता है अल्फ़ा पार्टिकल यदि हीलियम न्यूक्लिया है 4 2 होता है, तो इसमें 4 एटॉमिक मास डिक्रीज़ होता है और 2 एटॉमिक नंबर डिक्रीज़ होता है इन केस ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है नियॉन ऑन 2 अल्फ़ा डिके। अगर नियॉन एलिमेंट है 2 अल्फ़ा डिके होते हैं तो इसके रिजल्ट में जो न्यूक्लियस बनता है वो कौन सा एलिमेंट है। आप डिफरेंट ऑप्शंस गिवन होंगे, आई थिंक उसमें नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या कार्बन वगैरह गिवन होगा। तो इसको देख लेते हैं कि किस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं अपने प्रैक्टिस टेस्ट में, जो मॉक टेस्ट मैंने कंडक्ट किया, उसमें भी एज इट यही स्टेटमेंट दे चुका हूँ। नियॉन Ne22 वाला है और इसका एटॉमिक नंबर 10 है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 अल्फ़ा पार्टिकल आपने इमिट करवाने हैं। 2 अल्फ़ा पार्टिकल, एक अल्फ़ा पार्टिकल होता है हीलियम 4 2 होता है। तो जब 2 अल्फ़ा पार्टिकल होंगे तो इसका मतलब है 8, यानी कि अगर हम देखें तो 2 हीलियम देखें तो इसका क्या बनेगा 8 और ये 4, यानी कि 8 एटॉमिक नंबर आपने डिक्रीज़ करवाना है, 8 एटॉमिक मास डिक्रीज़ करवाना है और 4 एटॉमिक नंबर डिक्रीज़ करवाना है, क्योंकि 2 अल्फ़ा पार्टिकल का डिके हुआ है। तो इसके रिजल्ट में लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई अननोन एलिमेंट x है। तो आप देखें जब 8 एटॉमिक नंबर डिक्रीज़ होगा तो इसका एटॉमिक मास 14 आएगा, और जब 4 एटॉमिक नंबर डिक्रीज़ होगा तो 10 में से 4 निकालें तो क्या आएगा 6 आएगा। और आपको पता होना चाहिए कि न्यू बनने वाला जो एलिमेंट 6 जिसका एटॉमिक नंबर होता है वो कौन सा हो सकता है, वो कार्बन हो सकती है। तो कार्बन 14, कार्बन 6 इस तरह का, तो वो करेक्ट एलिमेंट कार्बन होगा। आई थिंक कार्बन ऑप्शन में मौजूद होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये नोट करें। क्वेश्चन नंबर 18 का है विच रे हैज़ लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर डिपेंड करती है ऑन द स्पीड, और जो सबसे स्पीड ग्रेटर होती है वो गैमा की होती है, देन बीटा की होती है और देन अल्फ़ा की होती है। और अगर ये क्वेश्चन आयोनाइजेशन के अकॉर्डिंग पूछा जाए कि किसकी आयोनाइजेशन पावर ग्रेटर है, तो वो फिर चार्ज पे डिपेंड करता है, और वो हीलियम के ऊपर चार्ज होता है जो मोर पॉजिटिव 2+ चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्योंकि लेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर पूछा गया है तो ये अल्फ़ा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। पूछा गया विच इज़ अ बायोपॉलीमर, डिफरेंट ऑप्शंस गिवन होंगे, उनमें से 2-3 सिंथेटिक पॉलीमर्स के ऑप्शन थे और एक डीएनए का था। तो डेफिनेटली दिस इज़ दी बायोपॉलीमर डीएनए। विच वन इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट SN1। तो SN1 के अकॉर्डिंग 4 स्टेटमेंट दी गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग आपने कोई स्टेटमेंट चूज़ करनी थी। तो ये ऑप्शन भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स में ऑप्शन मौजूद थे। देन पूछा गया कि व्हाट आर द मोनोमर्स ऑफ नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 में कौन से मोनोमर होते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। नाइलॉन 6 में अगर हम देखें तो इसमें जो जनरली मोनोमर्स होते हैं, एक तो एडिपिक एसिड होता है। कौन सा होता है स्टूडेंट, एडिपिक एसिड। दिस इज द कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिपिक एसिड होता है और उसके साथ साथ जो मोनोमर होता है वो होता है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। मिथाइलिन डाइअमीन, ये 2 मोनोमर्स होते हैं। पूछा गया व्हाट इज़ द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। यहाँ सिंथेटिक रबर का नहीं पूछा गया, नेचुरल रबर का पूछा गया। तो नेचुरल रबर का जो मोनोमर होता है वो होता है आइसोप्रीन यूनिट, नॉट द क्लोरोप्रीन यूनिट। आइसोप्रीन और क्लोरोप्रीन का यूनिट किस तरह लिखा जाता है, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा होता है और ये CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज़ द आइसोप्रीन। क्या कहते हैं इसको, आइसोप्रीन। और जब इसकी पॉलीमराइजेशन होती है तो इसके रिज़ल्ट में आपको नेचुरल रबर मिलती है आइसोप्रीन यूनिट से। और अगर क्लोरोप्रीन हो, यहाँ CH3 की जगह पे Cl अगर लगा हो तो इसको कहते हैं क्लोरोप्रीन। और क्लोरोप्रीन की जब पॉलीमराइजेशन करवाई जाती है तो उसके रिज़ल्ट में आपको सिंथेटिक रबर मिलती है, ये नोट करें। तो ये कुछ क्वेश्चन जो मैंने स्टूडेंट से कलेक्ट किए हैं, इसमें एरर भी हो सकती हैं, स्टेटमेंट में हो सकता है ऑप्शन भी चेंज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। ट्राई करें कि एक ही सिंगल कमेंट में जितने भी क्वेश्चंस आपको याद हैं वो एक ही सिंगल कमेंट में आप मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह हम इसको नोट करके एक PDF फाइल बना लेंगे अच्छी सी और आप तक शेयर कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसके साथ साथ नेक्स्ट पोर्शन पेडागोजी का पोर्शन था और इंग्लिश का पोर्शन था। तो ये ऑलरेडी मैं फीमेल लेक्चर केमिस्ट्री के टेस्ट में डिस्कस करवा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप इस पोर्शन को देख सकते हैं। मैं 1 बाय 1 जल्दी इसको ऑप्शन बताता जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। द सप्ली टाइप एटम टेस्ट एटम इज़ दी, इसको कंप्लीशन एटम कहा जाता है। और कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम शुड बी स्टूडेंट सेंटर्ड होता है बेसिकली ये। ठीक हो गया स्टूडेंट। देन क्वेश्चन पूछा गया द इसेंस ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। तो ये लेवली स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन होती है।
टीचर यूज़ टेप रिकॉर्डर, जब टेप रिकॉर्डर आता है तो दिस इज द नॉन प्रोजेक्टेड। द इन्वायरमेंट ऑफ लेवली क्लासरूम, ये स्टूडेंट टीचर की इंटरेक्शन से रिलेटेड है। ऑब्जेक्टिव्स रिप्रेजेंटेड द पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर इज़ कॉल्ड, इसको इंस्ट्रक्शनल कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स परफॉर्म द कंपेयर्ड विद द क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क, तो दिस इज द क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। इफ़ द स्कोरिंग द टेस्ट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई एनी फैक्टर, तो इसको ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। यहाँ पे रिलायबिलिटी नहीं होगा करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्टिविटी है, ये नोट करें। इफ़ सम स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ करेक्टरिस्टिक्स आर आस्क इन द टेस्ट, तो बेसिकली यहाँ पे परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की 3 डोमेन्स होती हैं, साइकोमोटर डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन। फिजिकल एंड मोटर स्किल्स आर इन्वॉल्व इन द साइकोमोटर डोमेन। सिंपल क्वेश्चन थे। द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस, ये जनरली कंप्रीहेंशन में आता है। अ नंबर ऑफ मैनेजेस द गुड वाटर फ्लो, तो ये अप्लाइंग फैक्टर में आता है, इसके एग्जांपल में आता है। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंटली डूइंग मिसचीफ एंड डिस्ट्रक्टिंग द क्लास, तो ये आस्क देम फॉर द इंटरसेप्शन एंड गिव द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देमसेल्फ, बी ऑप्शन करेक्ट है। ऑन योर फर्स्ट डे इफ़ स्टूडेंट आस्क यू अबाउट योर सेल्फ, तो आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, ब्रीफ करवाना चाहिए। विच इज़ नॉट इनफॉर्मल, तो प्रोजेक्ट मेथड जो है दिस इज द इनफॉर्मल, ये इनफॉर्मल नहीं है, फॉर्मल है। माइक्रो टीचिंग इज़ अ टाइप ऑफ, ये टीचर ट्रेनिंग है बेसिकली। माइक्रो टीचिंग की डेफिनेशन भी यही है कि दिस इज द टीचिंग टीचर ट्रेनिंग टेक्निक। व्हेन लर्नर्स आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द टीचर ड्यूरिंग द क्लास, तो ये फॉर्मल बेसिकली असेसमेंट होती है। कौन सी होती है? फॉर्मल असेसमेंट इसको हम कहते हैं। व्हेन टीचर असेस स्टूडेंट्स वीकनेस, और जब वीकनेस स्टूडेंट्स की या स्ट्रेंथ के बारे में जजमेंट की जाती है, तो वहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट जनरली परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज जो है ऑप्शन था वो करेक्ट होगा, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स आर एक्टिव इन दी, ये जनरली ऑल 3 मेथड्स में स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं। विच इज़ मोर सूटेबल फॉर टीचिंग साइंस, तो ये प्रोजेक्ट मेथड है। अगर प्राइमरी लेवल पे बात की जाए, अगर वो मेंशन कर देता है यहाँ पे कि प्राइमरी साइंस के लिए कौन सा मेथड यूज़ होगा, तो देखें स्मॉल लेवल पे फिर हम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड को प्रेफर करते हैं, अदरवाइज़ ये प्रोजेक्ट मेथड ही होगा, क्योंकि उसने यहाँ पे कोई लेवल मेंशन नहीं किया। तो मोर सूटेबल जो है प्रोजेक्ट मेथड है। स्टूडेंट्स एक्सप्लोर इन्फॉर्मेशन देमसेल्फ, ये किस में? डिस्कवरी मेथड में ये अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करते हैं। व्हेन एन एमरजेंसी प्रॉब्लम इमर्ज इन द क्लास, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज है। इफ़ अ स्टूडेंट आस्क टीचर टू मीट द प्राइवेट, तो स्टूडेंट्स से मीट करना चाहिए, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। द टीचर हैज़ फॉर्मल अथॉरिटी, ये लेक्चर मेथड में, ये बिल्कुल एज इट स्टेटमेंट थी। टीचर किस में फॉर्मल अथॉरिटी होता है? लेक्चर मेथड में उसका अपनी मर्ज़ी होती है, आता है जी लेक्चर झाड़ के चला जाता है, बस 1 घंटे का लेक्चर, अथॉरिटी रखता है। व्हेन अ टीचर गिव्स इंस्ट्रक्शन, तो इसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्टर, एज ए इंस्ट्रक्टर कहते हैं। व्हेन अ स्टूडेंट कंप्लीट्स द पिक्चर डायग्राम ऑफ असेंबली, तो ये बेसिकली सिंथेसिस होता है। इफ़ अ टीचर वांट्स टू इंक्लूड मोरल करेक्टिक, तो ये प्रैक्टिस देमसेल्फ होना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन 28 थे जो हमने डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किए हैं, इनको देख लें, प्रैक्टिस कर लें। इंग्लिश पोर्शन में कल्पेबल था, जिसका यानी कि मुजरिम कहते हैं इसको, ब्लेम वर्थी करेक्ट ऑप्शन था। अर्बन में रिफाइंड, प्योर फॉर्म, अच्छे लोग। पॉसिटी का मतलब कमी होता है। डर्थ, डर्थ जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बनना था। इसके अलावा क्वेश्चन जो है ये एवरीडे, इसका फीकंड, फीकंड का करेक्ट ऑप्शन फर्टाइल था। मेलिएबल, ये प्लांट, इसका करेक्ट ऑप्शन था PLINT प्लांट। हैकनाइट था, इफिमरल था, ये कुछ सिनोनिम थे। इसके साथ साथ पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना था। डिफरेंट सेंटेंसेस थे, नीचे अंडरलाइन किया हुआ था। सिंपल क्वेश्चन थे। ओह नो, ये बेसिकली हमारे पास इंटरजेक्शन में आता है, तो ये नन ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन था। ड्यूरिंग प्रेपोजिशन होती है। एन अंडरलाइन था, तो ये बेसिकली एडजेक्टिव होता है, तो नन, सॉरी आर्टिकल होता है, तो ये नन ऑफ दीज। बट जो है ये बेसिकली यहाँ पे कंजक्शन है। शी सैंग अ सॉन्ग, ये वर्ब है। और हिज लेक्चर वाज टीडियस, टीडियस यहाँ पे बेसिकली नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। कम हेयर, ये देखें ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, हेयर, तो यहाँ पे हेयर जो है वो एडवर्ब होगा। बाकी कुछ सेंटेंस गिवन थे 3-4, उसमें से आपने आइडेंटिफाई करना था कौन सा सिंपल था, कौन सा कम्प्लेक्स, और कौन सा जो है वो कंपाउंड सेंटेंस था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। तो ये थी जी स्टूडेंट्स आज की डिस्कशन। बाकी जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में हैं केमिस्ट्री पोर्शन के, मेल के, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, हम उसको इंशाल्लाह नोट करेंगे और PDF फाइल उसकी बना के आप लोगों तक शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।